नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है जापान में प्रधानमंत्री, अर्थात जापान के प्रधानमंत्री के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जापान का जो प्रधानमंत्री है उसके अपन 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट करेंगे अपन उसकी नियुक्ति किस तरह से होती है, दूसरे में उसकी योग्यताएं, और तीसरे में उसके कार्य देखेंगे, और चौथे में उसकी वास्तविक स्थिति देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उसकी नियुक्ति कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस तरह से होती है। जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति डाइट के द्वारा की जाती है। सबसे पहले डाइट किसी एक व्यक्ति के नाम का नामांकित करवाती है। उसके पश्चात दोनों सदन उस पर सहमत होते हैं और वो तय करके नाम सम्राट को देते हैं और सम्राट उसकी औपचारिक घोषणा करता है। अर्थात प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो डाइट द्वारा निर्धारित किया जाता है। सम्राट का इसमें कोई विशेष रोल नहीं होता है। सम्राट के पास कोई विवेकीय शक्तियाँ नहीं होती हैं। जो डाइट तय करके देगी, नामांकित करके देगी, उसी को सम्राट प्रधानमंत्री बनाता है। अतः डाइट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और उसकी पुष्टि सम्राट के द्वारा या घोषणा सम्राट के द्वारा की जाती है। नंबर दूसरी बात आती है कि उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए वहाँ पर 2 योग्यताएं निर्धारित की रखी है। पहला है कि वो डाइट का सदस्य होना चाहिए और दूसरा है वो असैनिक होना चाहिए, सिविलियन होना चाहिए। ये अपन ने पिछली क्लास में भी इस बारे में डिस्कस किया था कि जापान में ये बना रखा है कि सिविलियन अर्थात असैनिक होने चाहिए, तो डाइट का सदस्य होना चाहिए, असैनिक होना चाहिए और डाइट द्वारा नामांकित व्यक्ति को सम्राट प्रधानमंत्री बनाता है। फिर देखते हैं कि प्रधानमंत्री की कार्य क्या है और उसकी शक्तियाँ क्या है। सबसे पहली शक्ति आती है मंत्रिमंडल से संबंधित शक्ति। मेन जो काम होता है प्रधानमंत्री का जो वो होता है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। जब डाइट और सम्राट मिलकर प्रधानमंत्री की नाम की घोषणा कर देते हैं तो उसके पश्चात पहला कार्य प्रधानमंत्री ये करता है, अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। तो मंत्रियों की नियुक्ति उसके द्वारा की जाती है कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाया जाना है, किसको नहीं बनाया जाना है। तो मंत्रियों की जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री खुद करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। तो मंत्रिमंडल से संबंधित शक्तियों में सबसे पहला काम वो मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नंबर दूसरा जो मेन काम होता है उसका मंत्रिमंडल से संबंधित उन मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। उसमें वो चाहे तब हेर फेर कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है, ये भी वो करता है। इसके अलावा चौथा जो काम है वो उनमें समन्वय बनाए रखता है। मंत्री परिषद के कार्यों का निरीक्षण करता रहता है, उनमें समन्वय बनाए रखता है। अगर किसी मंत्रियों में मतभेद है तो उसका समाधान भी करता है। इसके अलावा 5वां जो मेन काम है वो मंत्रियों को कभी भी हटा सकता है। अगर प्रधानमंत्री के साथ अनबन है या मंत्री उसके आदेश निर्देशों का पालन नहीं करता है तो प्रधानमंत्री जब चाहे तब किसी मंत्री को हटा सकता है। तो देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, उनमें समन्वय बनाए रखता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है और चाहे तब मंत्रिपरिषद को मंत्रियों को हटा भी सकता है। तो मंत्रिमंडल का पूरा काम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है, वीक में 2 बैठकें वहाँ पे होती है, तो इसके अलावा भी विशेष बैठक प्रधानमंत्री बुला सकता है, तो उस बैठक की अध्यक्षता करता है और मंत्रिपरिषद में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनके ऊपर मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर भी होते हैं। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित शक्तियों में प्रधानमंत्री होल एंड शोल होता है। नंबर दूसरा जो कार्य उसका होता है वो दल से संबंधित शक्तियाँ होती हैं। प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। शासन का प्रधान होने के साथ साथ अपने दल का नेता भी होता है। वो दल का प्रतीक माना जाता है और जब चुनाव लड़े जाते हैं तो उसके व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। इसके अलावा वो अपने दल में एकता, अनुशासन और समन्वय बनाए रखने का काम करता है और दल के पक्ष में विभिन्न सभाएं, सम्मेलन करता है, उसमें भाषण देता है, जनमत को आकर्षित करने का प्रयास करता है और अपने दल के लिए समर्थन जुटाने का कार्य भी करता है। तो वो दल का नेता होने के नाते दल से संबंधित सारे कार्य करने होते हैं। इसके अलावा होता है वो डाइट का नेता के रूप में भी कार्य करता है।
प्रधानमंत्री जो है डाइट का विशेषकर प्रतिनिधि सभा का मुख्य नेता होता है। प्रतिनिधि सभा का नेता होने के नाते डाइट के कार्य संचालन में उसका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। डाइट के अधिवेशन बुलाने हैं, कौन सा विधेयक उसमें रखना है, बजट कब रखना है, किस तरह से निर्माण होना है, सदन की कार्यवाही को संचालन करने में उसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वहाँ वो रोल अदा करता है। तो अधिवेशन बुलाने का काम करता है, उसकी कार्यवाही को नियंत्रित करता है, उसकी कार्यवाही में क्या क्या शामिल किया जाएगा, ये सब बातें वो डाइट का नेता होने के नाते, प्रतिनिधि सभा का विशेषकर नेता होने के नाते ये कार्य भी वो करता है। फिर आता सम्राट एवं मंत्रिमंडल के मध्य कड़ी का कार्य भी करता है। सम्राट और मंत्री परिषद के बीच में एक मध्यस्थ या सेतु का कार्य भी प्रधानमंत्री करता है। सम्राट की कोई बात होती है मंत्री परिषद तक पहुंचाता है और मंत्री परिषद की कोई बात होती है वो सम्राट तक पहुंचाता है। तो ये भी एक कार्य करता है। इसके अलावा नियुक्तियां करना, जितनी भी नियुक्तियां होती हैं राजनीतिक और प्रशासनिक नियुक्तियां होगी, उन सब नियुक्तियों पर प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर सम्राट केवल घोषणा करता है। तो नियुक्तियां संबंधी कार्य भी वो करता है। इसी तरह फिर आता है विदेश संबंधों से संबंधित कार्य। विदेश यात्राएं करना, सद्भावना यात्रा करना, विदेश नीति को क्रियान्वित करना, संधियां करना, विदेशी सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना, ये सब कार्य विदेश संबंधों के अंतर्गत आते हैं और ये सब कार्य प्रधानमंत्री करता है। इसके अलावा एक और काम होता है संकटकालीन शक्तियाँ। वास्तव में तो शक्तिशाली है ही है, साथ ही अगर कोई संकटकालीन परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है तो प्रधानमंत्री और भी शक्तिशाली हो जाता है और संकटकालीन परिस्थिति से निपटने की पूर्ण जिम्मेदारी जापान के प्रधानमंत्री की हो जाती है और उस समय वो सारी शक्तियाँ और भी अपनी शक्तियों से बाहर जाकर कार्य कर सकता है और संकट से बाहर निकलने के लिए सारे कार्य वो कर सकता है। इस तरह जो जापान का प्रधानमंत्री है वो महत्वपूर्ण पद लिए होता है और शक्तिशाली पद है। अब अपन देखेंगे कि उसकी स्थिति किस तरह की है, जापान के प्रधानमंत्री की स्थिति किस तरह की है या उसका निष्कर्ष जिसको अपन कहते हैं वो अपन देखते हैं। देखिए, जापान के प्रधानमंत्री की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपन ने देखा कि जापान के प्रधानमंत्री को सारी शक्तियाँ हैं जो भारत के प्रधानमंत्री को है या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, वो सारी शक्तियाँ इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर अपन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को देखते हैं तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो अभी समयों पर परंपराओं पर आधारित है, संविधान में उसको कोई शक्तियां नहीं दी गई। अगर हम भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री को भी संविधान के माध्यम से कोई शक्ति नहीं दी गई है। संविधान में सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई है और प्रधानमंत्री व्यवहार में उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन जापान के प्रधानमंत्री की खासियत यह है कि वहाँ पर वो शक्तियाँ सारी संविधान के माध्यम से ही प्रधानमंत्री को दी गई है, लिखित में दी गई है, इसलिए उसका पद महत्वपूर्ण है, उसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर दूसरी बात अगर अपन बात करें तो जापान के जो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं वो अनन्य हैं, उनमें कोई दूसरा उसका हिस्सेदार नहीं है, कोई भागीदार नहीं है। हम इसी तरह मंत्रिमंडल के बारे में भी वो महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। हमारे यहाँ ये प्रावधान होता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे, इसी तरह ब्रिटेन में भी ये प्रावधान है, लेकिन वहाँ पर मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहते हैं। तो मंत्री परिषद के ऊपर भी उसकी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। इसी तरह अगर अपन बात करें वहाँ मंत्रियों के जो हस्ताक्षर होंगे किसी कानून पे, किसी विधेयक पर, किसी कार्य पर, तो उसके साथ प्रति हस्ताक्षर प्रधानमंत्री के होते हैं। हम तो हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति के होंगे या सम्राट के होंगे, जापान में प्रधानमंत्री साइन करता है किसी भी आदेश, किसी भी कानून पर। तो उसका इस चक्कर में भी, इस दृष्टि से भी अगर देखें तो वो महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जापान का जो प्रधानमंत्री है सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही शक्तिशाली है। शासन में उसका महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका उसकी होती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जापान के प्रधानमंत्री की जो स्थिति है थोड़ी सी कमज़ोर हुई है और इसका मुख्य कारण था कि गठबंधन सरकारें आई, वहाँ पर अनेक प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त वहाँ पर पाए गए, राजनीतिक अस्थिरता पाई गई, इससे थोड़ी सी भूमिका कम हुई। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी शक्तियों में, उसके रोल में, उसकी भूमिका में वहाँ की राजनीति में कोई अंतर नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जापान का प्रधानमंत्री भारत या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति लिए हुए होता है। धन्यवाद।